अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ मन्नार अहमद सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे पहले वेब टीवी चैनल राह टीवी के प्रोग्राम राह स्पेशल पर। दोस्तों, बात करते हैं हमारी कौम की तरक्की की, और अगर किसी नेशन की तरक्की की बात की जाए तो तालीम और तहकीक का जिक्र आना तो लाजिम है। अब ये तालीम और तहकीक, नॉलेज और रिसर्च, ये दो कोई अलग अलग बातें नहीं हैं। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चांद पे कदम रखने वाले पहले इंसान, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि रिसर्च इज़ क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। ये रिसर्च ही है, ये तहकीक ही है जो नए इल्म को जन्म देती है। दोस्तों, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। ही इज़ द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी। ही इज़ द फॉर्मर डीन ऑफ कैसबेट, फॉर्मर डीन ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी एंड फॉर्मर डायरेक्टर रिसर्च ऑफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गोबिंद हिरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? सब ठीक। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। सर, बात करते हैं रिसर्च की। सर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो कहते हैं सर कि एकेडमिक सक्सेस डिपेंड्स अपॉन रिसर्च एंड पब्लिकेशन। सर, रिसर्च की इम्पोर्टेंस के बारे में, जब एकेडमिक सक्सेस होती है, किसी मुल्क की तरक्की होती है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? रिसर्च हर चीज़ का फाउंडेशन है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब बनाएंगे तो उनके पीछे आपको कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है, जिनको रिसर्च कहते हैं। और जहाँ तक रही एकेडमिक रिसर्च की, तो यूनिवर्सिटीज़ जो बनती है, यूनिवर्सिटीज़ का काम ही रिसर्च करना होता है। अगर ये रिसर्च नहीं है तो अदरवाइज़ वो सिर्फ कॉलेज की जैसे रखते हैं, तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होना चाहिए और होती है। यह हमारी एचईसी की मेहरबानी है कि अभी पाकिस्तान के अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया है, कंट्रोल रखा हुआ है और रिसर्च एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा प्रमोट कर रही हैं। तो इसको प्रमोट करते हुए यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने आप को बहुत अच्छी हद तक प्रमोट कर चुकी हैं और कर रही हैं। किसी ज़माने में पाकिस्तान के अंदर यह होता था कि अब डॉक्टर्स प्रोड्यूस होना बहुत ही मुश्किल होता था, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में निकलना बहुत मुश्किल होता था। मगर एचईसी की कोशिश की वजह से प्राइवेट सेक्टर ने जो पीएचडी स्टार्ट किया, रिसर्च एक्टिविटीज़ स्टार्ट की, जिसकी वजह से बहुत से जो लोग हैं हमारे स्कॉलर्स जो है पीएचडीज़ करके अभी आ रहे हैं। और इसी की ही ज़रूरत है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारे को रिसर्च की ज़रूरत तो ज़्यादा है। हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिसर्च से ही होता है, तो रिसर्च एक्टिविटीज़ होना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ हमारी इस वक्त अच्छा काम कर रही है इस पर। अभी तक इनिशियल स्टेजेस में है, मगर अच्छा काम स्टार्ट कर चुकी है, पीएचडी प्रोड्यूस कर रही है। और एचईसी ने ऐसा कंट्रोल किया हुआ है कि उसमें कोई लैप्स रहने की गुंजाइश अभी नहीं रही है। हाँ, और अच्छी तरह से उनको गाइडेंस दे रही है। कहीं भी कन्फ्यूजन होती है तो गाइडलाइन उनसे मांगते हैं और गाइडलाइन देती है। उसको देखते हुए अच्छे आजकल हमारे वहाँ देखें, हर बंदा जो पहले जैसे एमबीए मास्टर हर बंदा होता था, मगर आजकल आप देखेंगे तो आपको जो है 18 ईयर्स एजुकेशन वाले एमएस और एमफिल जो मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। तो हमारी कौम इस हिसाब से रिसर्च के हिसाब में आगे जा रही है। सर, चूंकि आप पीएचडी भी हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और आप एक रिसर्च एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर हैं, एक रिमार्केबल। सर, ये हमारे पाकिस्तान में और दुनिया के जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, सर रिसर्च में जो काम हो रहा है, इसमें क्या फ़र्क देखते हैं सर आप? फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है हमें प्रोजेक्ट नहीं देती है, रिसर्च करवाती नहीं है। हम यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट को रिसर्च कैसे की जाती है वो प्रोजेक्ट है। मगर जब इंडस्ट्री उनको प्रोजेक्ट नहीं देगी, पेमेंट नहीं देगी, तो ओरिजिनल रिसर्च तो वहाँ से नहीं। ओरिजिनल रिसर्च का मतलब है कि उस इंडस्ट्री की उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो अपने डेटा नहीं देती, अपना चीज़ एवेल्यूएट कराना नहीं चाहती। इस वजह से प्रॉब्लम्स हैं। और फॉरेन में ये होता है कि लोग, इंडस्ट्री जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को अपने प्रॉब्लम बताती है और उनके सॉल्यूशन के लिए बोलती है, तो स्टूडेंट को कुछ फंडिंग भी होती है और उस फंडिंग के बेस पे वो प्रोजेक्ट उनके लिए ही काम करता है। और रिसर्च तो जैसे एक फार्मेट है, उस फार्मेट के तहत जो वो करके देता है, और वो हम यहाँ भी फॉलो करते हैं पाकिस्तान में, मगर हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं, इंडस्ट्री कोऑपरेट नहीं करती है। इसलिए जो है उनको ये टीच कराया जाए कि ऐसे बनती है, और उस पर ज़्यादा जोर है। और ये मजबूरी है, इंडस्ट्री कुछ प्रोजेक्ट अपना नहीं देगी तो स्टूडेंट अपनी तरफ से प्रोजेक्ट बनाता है, यन टाइटल लेता है, और उसको डिफिशिएंसी ये आती है कि इंडस्ट्री उनको डेटा नहीं देती, और डेटा नहीं मिलने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारे यहाँ कुछ लैकिंग है और डिफरेंस ये आ जाता है। सर, आप स्टूडेंट के दरमियान ये रिसर्च का रुझान किस तरह देखते हैं? इस वक्त यंगस्टर्स जो है, हर बंदा उनसे पूछे जो क्या कर रहा है कि मुझे पीएचडी करना है, तो रुझान बहुत अच्छा है पीएचडी की तरफ जाने का। हर बंदा जो है एमफिल तक रुकने की कोशिश नहीं करता है, सोचता है कि पीएचडी करो। मगर हमारे पास यहाँ एचईसी अच्छा कुछ काम कर रही है, बाहर पीएचडी करने के लिए भेज रही है।
यहाँ भी इश्काल दे रही है, मगर फिर भी अभी तक फंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में फंडिंग तो नहीं देते हैं मगर वो डिग्रीज़ करा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बज़ाहिर है उनके पास फंडिंग का मसाला खुद का होता है, वो जो है जब फीस बेस्ड जो होते हैं फीस के बेस पे चलते हैं। दूसरा मसाला ये है कि डॉक्टर्स अवेलेबल कम है हमारे कुछ सब्जेक्ट्स में, स्पेशली मैनेजमेंट साइंसेज में पाकिस्तान लेक कर रहा है कि उनके पास अवेलेबल नहीं है। और HEC की कंडीशन है कि 3 PhD हो तो आप PhD स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वजह से काफ़ी टेक्निकली प्रॉब्लम आते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, और वो रिजॉल्व होना उनके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ता है। मगर HEC ने जो कंट्रोल किया है अच्छी तो चीज़ है, मगर कुछ इसकी वजह से हिंड्रेंस हो जाती है। सर जैसे कि हम बात कर रहे थे एकेडमिक सक्सेस के हवाले से, सर ये रिसर्च उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है? रिसर्च हर फील्ड में कंट्रीब्यूट करती है, मगर यही कह रहे हैं हमारा रिसर्च जो है वो एक्चुअली रिसर्च यानी प्रोजेक्ट रियल इंडस्ट्री का नहीं मिलता है, इस वजह से प्रॉब्लम्स है। अदरवाइज़ एडवांस कंट्रीज़ में तो जो रिसर्च होती है वो इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि जो कराने वाला फंडिंग करता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, उनके सजेशन को फॉलो करता है। जब फॉलो करता है तो आउटपुट मिलती है। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट जो बनाते हैं वो सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़े होते हैं और स्टूडेंट डिग्री लेकर मार्केट में जाता है, उसी के बेस पे नहीं तो उनको जॉब मिलता है उसी के सिर्फ डिग्री के। बाकी जनरली जॉब मिलता है वो अपनी जगह पर, यह है कि इस फील्ड का किया हुआ और इसी फील्ड में जॉब मिले वो बात तो नहीं है यहाँ। सर आते हैं अब एजुकेशन की तरफ, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में डीन भी रह चुके हैं। सर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का और जो यूरोप और अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है, सर इसमें आप क्या देखते हैं कि हम अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर कैसे ला सकते हैं? बिल्कुल लैकिंग है, हम तो डेवलपिंग कंट्री है तो डिफरेंस है। पहले तो हमारे वहाँ बेसिक एजुकेशन प्राइमरी से होती है, तो प्राइमरी एजुकेशन हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है। जब आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी टर्शियरी एजुकेशन में जो स्टूडेंट आएगा उनका बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता है। और जैसे कि जो हायर एजुकेशन है उनको इंग्लिश मीडियम में करना होता है, और वहाँ जो उर्दू या दूसरी लैंग्वेजेस में करके आता है उनके लिए ऑनवर्ड जो इंग्लिश मुश्किल पड़ती है। ये भी एक बड़ी डिफिशेंसी है स्टूडेंट के लिए, मगर अच्छे स्टूडेंट हैं वो करते हैं और कर रहे हैं, मगर यह एक फ़र्क है। एडवांस कंट्रीज़ वालों को बेनिफिट यह है कि उनके पास इंग्लिश अच्छी होती है और इंग्लिश में ही हो रहा होता है, इस वजह से उनके लिए इतनी परेशानी नहीं होती है और उनको फंडिंग भी अच्छी मिलती है, इसलिए जो है स्कॉलरशिप के रेट्स अच्छे होते हैं। तो वहाँ आउटपुट बाज़ार है अच्छी होनी है, और हमारी आउटपुट अच्छी है, प्रोग्रेस कर रही है, मगर उनको कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि एडवांस कंट्री में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ उनकी अच्छी है, उनकी जो है टेक्नोलॉजी उनके पास एडवांस है, उनके पास जो है कंप्यूटर अच्छे हैं। हमारे पास जो है वहाँ जो आता है वो उनके आने के लिए हमारे यहाँ 10 साल लग जाते हैं वो चीज़। जी सर, तो और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है डिफिशिएंसी में जा रहा है? सिस्टम डिफिशिएंसी एक तो गुर्बत है, गुर्बत की वजह से बंदा जो है बेचारा बेसिक एजुकेशन अच्छी नहीं कर पाता है, मगर गुर्बत की वजह से पार्ट टाइम भी काम कर रहा है और जॉब भी कर रहा है, एट द सेम टाइम जो वो पढ़ाई भी कर रहा है। सिलेक्टेड लोग हैं या एक लिमिटेड कम्युनिटी है उसके लिए ये मसला आता है कि वो अच्छी एजुकेशन कर पाती है, उनकी स्कूलिंग अच्छी होती है, अच्छे अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में उनको एजुकेशन मिलती है, तो वो ही आगे बढ़ते हैं, दूसरों को इतना चांस नहीं मिलता। जो स्कॉलरशिप मिलती है कि बाबा मेरिट पे और इस पे आए, तो बाज़ार गरीब बंदा जो उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है तो अवेल नहीं कर पाता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। सर तो टीचर्स और रिसर्च सुपरवाइज़र जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसकी बेटरमेंट के लिए? रिसर्च सुपरवाइज़र अपनी जगह पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर उनको सुपरवाइज़र अच्छे तब मिलेंगे जब आपको उनको अच्छी पेमेंट्स दोगे। सुपरवाइज़र्स अवेलेबल जो होते हैं वो ऑलरेडी फैकल्टीज़ में काम कर रहे होते हैं, उनको पेमेंट तो वो कोर्स पढ़ाने के हिसाब से मिलती है। अगर वो फुल टाइम सिर्फ टीचिंग रिसर्च को देते हैं तो वहाँ से तो कोई इनकम नहीं है, क्योंकि वहाँ से उनको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया जाता, और यूनिवर्सिटीज़ की भी मजबूरी है कि उनकी फंडिंग नहीं होती है, इस वजह से लैकिंग आ जाती है। सर जैसे कि हम प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे कि कौमों की तरक्की के लिए रिसर्च का एक बहुत बड़ा रोल है, सर तो गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इसकी प्रमोशन के लिए? गवर्नमेंट को तो यह है कि एजुकेशन ग्रास रूट पे सबसे पहले प्राइमरी से जो है स्ट्रांग करे। जो यहाँ हमारे पास वीक है, सबसे पहले वीक जो है प्राइमरी साइड से है, तो वहाँ से एजुकेशन में हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग वगैरह दी जाती है, बहुत फंडिंग दी रही है, स्कॉलरशिप के लिए बाहर भी भेजे जा रहे हैं लोग, मगर आपके पास जब बेसिक एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो वो तो ज़ाया जाता है। सिलेक्टेड लोग ही
ये फैसिलिटी या फंडिंग जो यूज़ है वो कर सकते हैं और उनका बेनिफिट लेते हैं। मॉस एरियाज़ में जो है मेजॉरिटी हमारी जो है वो उसका बेनिफिट नहीं, एजुकेशन पे जितनी भी फंडिंग हो रही है हायर एजुकेशन में ज़्यादा हो रही है और उनका बेनिफिट सिलेक्टेड लोगों को ही मिलता है क्योंकि ऑलरेडी बेस उनका अच्छा है ये। मगर दूसरा बंदा जो अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है सब कुछ, मगर उनको फैसिलिटी नहीं है, तो गरीब बंदा जो आगे बढ़ नहीं पाता, ये जो है बड़ी लैकिंग है। और HEC को या जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनकी कोशिश प्राइमरी से स्ट्रांग करना एजुकेशन को चाहिए, वहाँ से करेंगे तो स्टैंडर्ड बनेगा। सर रिसर्च के बाद नेशन का तो फ़ायदा होता ही है, सर एक स्टूडेंट का अपना क्या फ़ायदा है इसमें, इंडिविजुअल में क्या फ़ायदा उसका रिसर्च करने के बाद? स्टूडेंट जब रिसर्च करता है उनकी सोच जो पहले होती है उस सोच में चेंजेस आ जाती है कि मैं पहले सोचता था कि इसका ऐसे होगा, मगर रिजल्ट और रिसर्च स्टार्ट करता है उसी वक्त भी उनकी परसेप्शन दूसरी होती है कि इनकी रिज़ल्ट ये आएगी। मगर जब प्रैक्टिकली वो कम करता है और थीसिस बन चुका होता है, उनकी कंक्लूजन आती है तो उनके जहन से हट के आती है, तो उनका जहन खुलता है कि भाई मैं जो सोचता था या सोचता हूँ उनसे डिफरेंट सिचुएशन है। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व करना हो तो उनसे पहले डेटा लें और उनकी अच्छी तरह रिसर्च करके ऑनवर्ड जो है कंक्लूजन उसी हिसाब से करें और अपने डिसीजन उसी तरह से लिया करें। एकदम में जो जहन में जो आ गई बात और उसी को फॉलो करते हुए डिसीजन लें वो नहीं, तो उसमें डिसीजन मेकिंग की जो है क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अच्छा सर, मैंने एक जगह मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा कि एक बंदे ने रिसर्च करी एक पत्थर के ऊपर, ये पत्थर कितना साल पुराना है। सर तो इससे ये कोई कौम की तरक्की में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो सर ये जो रिसर्चर अजीब से कामों में रिसर्च करते हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे उनको? उनकी भी अपनी फील्ड होती है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है। वो भी डिपार्टमेंट्स है, उनका भी कहीं न कहीं जो है आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, यह दुनिया है, इस दुनिया इंसान कैसे पैदा हुआ ये भी क्वेश्चन आता है, डार्विन थ्योरी क्या है ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो उस किस्म के आंसर के लिए इस किस्म की रिसर्चें जो होती है वो काम आती हैं। उनके पीछे करोड़ों साल पहले क्या थी, हम कहते हैं फ़लाँ इलाके में ये थे वो, इस वक्त हम राइट्स मांगते हैं कि भाई हमें जो है इंडिजिनस लोगों को राइट्स दें, तो इंडिजिनस कौन से हैं, तो इस किस्म की रिसर्च होती है। वहाँ के लोग असल यहाँ के रहने वाले कौन हैं, उनका हक पहले था, इस किस्म की चीज़ों में वो हेल्प करती है और बहुत सा उनका बेनिफिट अपनी जगह पर होता है। मगर हमें लगता है कि जो है इनका बेनिफिट नहीं है। सर पाकिस्तान में तो कोई ज़रूरत ही नहीं ना कि एक पत्थर कितने साल पुराना है, हमें तो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं ना। सर तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रिसर्चर्स आ रहे हैं वो किन हवाले से रिसर्च करें, अपने जो रिसोर्सेज हैं किस जगह इस्तेमाल करें? सर बिल्कुल आपका क्वेश्चन तो सही है, मगर जिसने बेसिक स्टडी जो की है वो की उसी साइड पे है, तो दूसरी साइड पे वो कर नहीं सकता है, उनकी फील्ड वो है। मगर हमारे पास यहाँ सोशल साइंसेज में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है और दुनिया में सोशल साइंसेज पे काम ज़्यादा होता है क्योंकि वह हर फील्ड से उनका रिलेशन होता है। मगर हमारे यहाँ जो है लिमिटेड फील्ड्स जो होते हैं, अब मैनेजमेंट है या IT है या कुछ फील्ड हैं उनमें मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इनके अलावा दूसरी चीज़ों को इतना प्रेफर नहीं किया जाता है। जबकि फॉरेन में सोशल सब्जेक्ट्स जो है, सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है, उनको एहतराम। यहाँ तो उनको समझते ही नहीं है कि पढ़ा लिखा है। सर तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो इस रिसर्च में आने वाले हैं कि वो ऐसे काम में रिसर्च करें जो मुल्क की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करे? बिल्कुल ये है कि जो भी रिसर्चर अभी आ रहे हैं या उनके पास पॉसिबल है कि सोचते हैं और यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते हैं, तो इस किस्म से सोचें, वो काम और ऐसे प्रोजेक्ट लें जो सोशल साइंसेज से और टेक्निकली जिस चीज़ की डिमांड है प्रेजेंट टाइम में उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है स्टडी करें जो इस वक्त अप्लीकेबल हो, यानी अप्लाइड रिसर्च की तरफ जाना चाहिए कि आज आपने जो किया है और उनको आगे इम्प्लीमेंट किया जा सके। और ऐसी चीज़ें जो अप्लीकेबल नहीं हैं इस वक्त, वो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद होंगे, तो आपका थीसिस 20 साल के बाद उनकी तो कोई वर्थ नहीं रहती है। तो सारी एनर्जी ज़ाय हो गई, आपने मेहनत की, पैसा किया, मगर आपको डिग्री मिल गई और आगे आप जो है डिग्री के बेस पे कुछ जाते हैं, मगर उनका आउटपुट रिसर्च का नहीं होता है। सर आप एक रिमार्केबल रिसर्चर हैं, तो सर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो कि बंदे को अपने जहन में रखने चाहिए कि उसकी रिसर्च को वो एक अच्छा उसको नाम मिले, वो रिमार्केबल हो जाए? सबसे पहले रिमार्केबल तब होती है जब कोई कंपनी वगैरह उनको देती है और उनको रिसर्च जो करता है वो आगे अप्लाई कहीं होता है। तो वैसे अप्लाई कम होती है हमारे यहाँ कल्चर के मुताबिक, क्योंकि फंडेड होती नहीं है। जो फंडेड होती है वो भी उतना जो है वो बेनिफिट उनसे नहीं ले रहे हैं। तो रिमार्केबल तब हो सकता है जब उनको अप्लाई किया जाए। तो हमारे यहाँ हालात ऐसे हैं कि वो मुश्किल है, मगर फिर भी कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिसर्च करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, मगर ज़्यादातर हमारा इस किस्म का नहीं है, जो किया वो वेस्टेज ही जाता है। तो सर इन खामियों को ओवरकम करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं? स्टेप्स यही है कि HEC फंडिंग को बढ़ा है, इंडस्ट्री हमारा यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का लिंकेज हो, इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं करती और रियल डेटा
जहाँ से लेना चाहिए वो देने से घबराता है, क्योंकि हमारे यहाँ उनसे अगर पूछा जाएगा तो वो डरता है कि मेरा टैक्स के बारे में कुछ पता नहीं चले, मेरी इनकम के बारे में किसको पता नहीं चले। ये चीज़ें उनको हाइड करनी पड़ती है, मजबूरन भी करती है, अगर चाहे भी विलिंग भी हो तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट ऐसी है कि उनको कई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सच्ची बात बताते हैं, तो ये उनकी भी मजबूरियाँ आ जाती है। बाकी यूनिवर्सिटी और इनका लिंकेजेस के लिए अच्छी सी कोशिश तो कर रही है और करना चाहिए, और बहुत जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर रही है, मगर इंडस्ट्री इतना कोऑपरेशन नहीं कर रही। सर, आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि पाकिस्तान में तालीम और तहकीक का, नॉलेज और रिसर्च का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं सर आप? अब जो हम एक्सपीरियंस से ये लग रहा है कि रिसेंटली जो स्टेप्स है, जैसे हमारे पास सीपेक का जो मसला आया है, तो इस वजह से उम्मीद लगती है कि हमारा फ्यूचर अच्छाई की तरफ जा रहा है। जी सर। आगे पता नहीं क्या होना है, मगर फ़िलहाल उम्मीदें ऐसी लग रही हैं। जैसे हमारे यहाँ देखो, हर जगह रोड टूटा हुआ है, हर जगह जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं। इनसे एक्सपेक्टेशन ऐसी लगती है कि अब जो है यहाँ हमारे पाकिस्तान को तरक्की की राह की तरफ जा रहा है, और अच्छी उम्मीदें रखते हैं। सर, एक पॉजिटिव मैसेज जो आप पाकिस्तानियों को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए देना चाहेंगे? हम यही देते हैं कि पाकिस्तान के रहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करें, बाहर जो है और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं, बाहर जाते हैं, लॉ को मानते हैं, वहाँ के उसूलों को मानते हैं, और अंदर रहते हुए सारे उसूलों को हम ओवर रूल कर देते हैं। किस सिग्नल पे जा रहे हैं, सिग्नल तोड़ने की परवाह नहीं करते हैं। वही बंदा जब बाहर जाता है तो सारी चीज़ों को फॉलो करता है। तो यहाँ रहते हुए दूसरे का एहतराम करना सीखें तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें रूल को फॉलो करें। हम यहाँ रूल को फॉलो नहीं करने की वजह से, और छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको फॉलो ना करने की वजह से, और सिर्फ अपना काम हो, उस वजह से दूसरे का प्रॉब्लम जो है बढ़ता जा रहा है, और ये नहीं करना चाहिए। रूल को फॉलो करें, बहुत सी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है अच्छी हो जाए, तो बंदा जो है जिनके पास रोज़गार नहीं है वो ऑटोमेटिकली रोज़गार तलाश कर लेता है। वो कहता है हमें कम से कम ज़िंदा रहने दो, आराम से, डिस्टर्ब नहीं करो, तो हम अपना गुजारा कर लेते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें और उम्मीदें लग रही हैं कि अभी जो हो रहा है वो अच्छाई की तरफ जा रहा है। सर सर, थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ आए, हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। नाजरीन, राह स्पेशल के साथ मन्नार अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।